जय हिंद दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग नंबर सिस्टम के बेसिक से सवाल करने वाले हैं और यकीन मानिए इन बेसिक से सवालों में भी बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम के अंदर जो होता है बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्लियर ही नहीं होता है और ऐसे छोटे छोटे सवालों को वो गलत करके आ जाते हैं और उनका गलत हो जाता है अक्सर ही, है ना। तो ऐसे ही सवाल इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं। सेशन मज़ेदार होने वाला है, पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सीखने को मिलेंगे जो आपको खुद नहीं पता होंगी, है ना। तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, सेशन को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो हम चलिए यहाँ पर चलते हैं, इस शानदार सेशन को शुरुआत करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या बोला है? प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है। अब पहली बात तो ये कि बहुत लोगों को अभाज्य संख्या का मतलब ही नहीं पता होगा। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं साथियों प्राइम नंबर, है ना। प्राइम नंबर का थोड़ा सा समझ लीजिए कि भाई प्राइम नंबर होता क्या है ना। फिर इसके बाद इस सवाल पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट, प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट में ही इस सवाल का उत्तर छुपा हुआ है, ढूंढने का कोशिश ज़रूर करिएगा, है ना। देखिए, प्राइम नंबर दोस्तों वो नंबर होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने से डिवाइड हो या फिर एक से डिवाइड हो, है ना। ऐसा नंबर जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने से यानी स्वयं से, खुद से और एक से डिवाइड हो। इन दो संख्याओं को छोड़कर वो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर लेते हैं, हमारे पास एक संख्या है 5, ठीक है। अब ये जो 5 है ये या तो डिवाइड हो सकता है किससे? 5 एकम 5, 5 से डिवाइड, 1 से डिवाइड हो सकता है। और ये जो 5 है साथियों, ये 5 से भी डिवाइड हो सकता है, मतलब खुद से डिवाइड हो सकता है। क्या ये नंबर, ये जो यहाँ पर 5 है, क्या ये किसी और इंटीजर से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं डिवाइड हो सकता, है ना। किसी और इंटीजर से ये डिवाइड नहीं होगा, किसी और संख्या से नहीं कटेगा। तो ये जो 5 है ये सिर्फ़ और सिर्फ 1 से कटा और खुद से कटा, मतलब 5 से ही कटा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, थोड़ा सा हम इसको ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये 5 है, इस 5 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 5 लिख सकते हैं। क्या इसके अलावा इस नंबर को किसी और दो गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना। किसी और गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं क्या 5 को? नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस 5 के सिर्फ और सिर्फ कितने गुणनखंड हैं? 2 गुणनखंड है, केवल 2 गुणनखंड है, केवल 1 है और 5 है। गुणनखंड का मतलब होता है कि उस संख्या को जो काटने वाली संख्याएं होती हैं वो गुणनखंड कहलाती हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो 5 है 1 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, इन दोनों के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। जैसे यहाँ पर 7 को ले लें, हम 7 की बात करें तो 7 के भी 2 ही गुणनखंड होंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ 1 और 7 से ही कटेगा ये, मतलब 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो ये भी एक हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की बात समझ गए। अब यहाँ से आपको पता भी चल गया होगा कि प्रत्येक अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल 2 ही गुणनखंड, है ना। अब यहीं पर जैसे देखिए, मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक संख्या ले लेते हैं, आपका यहाँ पर 12 है ना। इस 12 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर इस 12 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 12, ठीक है। इसी को अपन लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 6, ठीक है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 4, है ना। तो इस 12 को काटने वाली कितनी सारी संख्याएं हो गई? तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है? भाज्य संख्या है ना। तो अभाज्य संख्या वो होता है, प्राइम नंबर वो होता है जो एक और खुद को छोड़कर किसी और नंबर से ना डिवाइड हो, यानी उसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, वह हमारा अभाज्य संख्या होता है। क्लियर हो गई बात? आई होप कि अब आप लोगों को कभी नहीं भूलेगा ये अभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर दोस्तों कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, उनको भी समझ लीजिए, है ना। यहाँ पर फैक्ट समझाने की कोशिश करते हैं हम। सॉरी, ये थोड़ा सा डिलीट हो गया, है ना। तो यहाँ पर फैक्ट समझिएगा। फैक्ट क्या है दोस्तों कि सबसे छोटे अभाज्य संख्या की बात अगर हम करें, सबसे छोटे अभाज्य संख्या की बात हम लोग करें, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? यहाँ पर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट यहाँ पर लिखते जाइएगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, है ना।
प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? अब आप कहेंगे कि 1 होता है, तो 1 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होता है। इस बात को ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर हम 1 को लिखें तो क्या 1 का 2 गुणनखंड हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। 1 जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या से कट सकता है, वो है 1, है ना। तो ये जो 1 है इसका केवल और केवल एक ही गुणनखंड होगा। 1 का सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड होगा और वो होगा 1। तो इसके 2 गुणनखंड नहीं है ना, मतलब यहाँ पर अभाज्य संख्या वही होता है जिसके एग्जैक्टली 2 गुणनखंड होने चाहिए। तो 1 के तो 2 गुणनखंड हो नहीं सकते, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। अगर हम बात करें 2 की, तो 2 जो है दोस्तों इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 × 2। और ये जो 2 है कन्फ्यूज़न जानते हैं कहाँ होता है? कन्फ्यूज़न होता है आपको विषम संख्या और अभाज्य संख्या में। आपको लगता है कि हर एक विषम संख्या अभाज्य संख्या है, ऐसा नहीं है। हम आपको समझाएंगे भी। देखिएगा यहाँ पर देखिए 2 जो है, 2 को हम लोग लिखे 1 × 2, मतलब ये 2 जो है 1 से भी कट सकता है और 2 से भी कट सकता है। इसके 2 गुणनखंड होंगे और 2 के अलावा कोई और नहीं होगा, है ना। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर, सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है वो साथियों हमारा होता है 2। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये जो नंबर है 2, ये इकलौता सम अभाज्य संख्या है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इवन प्राइम नंबर। तो सम अभाज्य संख्या जो है दोस्तों वो कौन होता है? 2। 2 के अलावा जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सारे के सारे क्या होती हैं? हमारी विषम संख्याएं होती हैं, यानी कि ऑड नंबर्स होते हैं। यहाँ पर इवन होगा, है ना। चलिए, तो समझ में बात आ गई। तो यहाँ पर सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है वो कौन सा हो गया? हमारा 2 हो गया। 2 के अलावा और अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब आप कहेंगे कि 9, तो 9 जो है दोस्तों, 9 जो है 1 और 9 से तो कटता ही है, लेकिन वो 3 से भी कट जाता है ना। तो 1 और 9 को छोड़कर किसी और संख्या से कट रहा है, मतलब वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, वो भाज्य संख्या है। तो 9 हमारा अभाज्य नहीं है। 9 के बाद आगे चलें हम लोग तो यहाँ पर 11 आ जाता है, फिर 13 आ जाता है ना। 13 के बाद फिर 15 नहीं होगा, है ना, क्योंकि 15 जो है 3 से भी कटता है, 5 से भी कट जाता है। इसके बाद 17 हो गया, 19 हो गया, 21 भी नहीं होगा। इसके बाद आपका 23 हो गया, है ना। फिर यहाँ पर आपका 29 हो गया, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद 31 आ जाएगा, 33 नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 37 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी सारी अभाज्य संख्या है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए, वही चीज़ जो हम यहाँ पर बताएं हैं कि 2 को छोड़कर बाकी जितने भी संख्याएं हैं मतलब प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड नंबर हैं, यानी विषम संख्याएं हैं। देख लीजिए, है ना। केवल इकलौता 2 ही है जो हमारा सम संख्या होता है, यानी सम अभाज्य संख्या। ठीक है, बात क्लियर हो गई कि नहीं? तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा क्या है प्राइम नंबर का फंडा सिस्टम जो भी है। और जो संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं, मतलब जो कट जाती हैं किसी और नंबर से, उनको हम लोग इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर हमने आपको बेसिक पूरा समझा दिया है प्राइम नंबर का, अब आप लोग नहीं भूलेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। आइए देखिएगा, यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं हम लोग, है ना। क्या दिया है? निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? अब थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों हम लोग परिमेय और अपरिमेय के बारे में समझ लेते हैं। वैसे आपको पता होगा, लेकिन सुन लीजिए, आपके बहुत काम में आने वाला है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें परिमेय संख्या की, यानी रेशनल नंबर की, ठीक है, किसकी बात करते हैं हम लोग? रेशनल नंबर की, यानी परिमेय संख्या, ठीक है, रेशनल नंबर। अब ये क्या होता है? आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी 9th में, वहाँ पर बताया जाता है कि भाई जिस संख्या को, जिस नंबर को हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वही हमारा रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी है, ये बहुत लोग नहीं बताते हैं, क्या है? हम वैसे तो किसी भी नंबर को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यहाँ पर ये होता है कि ये जो P है और Q, मतलब कि दोनों संख्याएं, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी, P और Q दोनों हमारी इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, यानी पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है,
इंटीजर होने चाहिए। और साथ में दोस्तों क्यू यानी डिनोमिनेटर वाला जीरो भी नहीं होना चाहिए। अगर नीचे जीरो है तो वह रेशनल नहीं होगा, वह एक अपरिभाषित हो जाता है, मतलब अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर होने के लिए दो शर्तें हैं अपने पास। कौन कौन सी? एक तो पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू हमारा जीरो भी नहीं हो, और जिसको हम लोग बटे के रूप में लिख सकें। इंटीजर का मतलब पूरा पूरा अंक, जो पूर्ण संख्या है, दशमलव के रूप में ना रहे, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए। अब इर्रेशनल क्या होता है? जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना, यानी अपरिमेय संख्या है। छोटा सा इंट्रोडक्शन था यहाँ पर, समझ गए होंगे। आइए सवाल पर, क्या बोला है? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या दोस्तों देखिएगा, एक चीज़ हमेशा गांठ बांध लीजिए कि जो भी अगर रूट लगा है ना, अगर कोई संख्या रूट से पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाएगा, वह संख्या हमारा रेशनल नहीं होगा, है ना। जो संख्या रूट के बाहर पूरी तरीके से निकल जाए, उसमें रूट ना दिखे फिर, है ना, वही हमारा रेशनल होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। बस यही काम यहाँ पर आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 32 है, और ये कितना है आपका, रूट का 3 है। ठीक है, या फिर ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि पावर में हमारा कोई फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं कि किसी नंबर के अगर पावर में फ्रैक्शन यानी भिन्न है, भिन्न वाली संख्या कोई है, तो वह हमारा रेशनल नहीं हो सकता। ठीक है ना, वो इर्रेशनल हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर बात करें, देखिए जैसे इसकी हम बात करते हैं, तो 32 को आप लोग जानते हैं कि 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 32 को अपन लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 5, है ना। 2 की पावर 5 मतलब 2 का 5 बार गुणा, है ना। तो ये हुआ 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, यहाँ पर ये 2 की पावर कितना, 5 दोस्तों। और ये जो यहाँ पर लगा है क्यूब रूट, ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पावर के बटे में 3, है ना। पावर के बटे में 3, पावर के बटे में, यहाँ पे जो भी, यहाँ पर ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जैसे अगर आपके पास इस तरीके से लिखा है n, और यहाँ पर रूट लगा है और आपका a लिखा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है साथियों a की पावर 1 में n। ठीक है, 1/n, इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर m कर दें, यहाँ पर इसके पावर में m कर दें, तो ऊपर m का मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इतना सा फर्क है ना। तो ये चीज़ है, समझ गए होंगे आप लोग। तो वही चीज़ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 32 को 2 की पावर 5, और ये बटे में चल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको देखिए, 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5, है ना, 2 की पावर 5, और ये पावर में कितना चला जाएगा, पावर के बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 की पावर ये कितना होगा, 5/4, है ना। यहाँ पर कितना होगा, 2 की पावर 5/6। अब यहाँ से एक एक को काट के देख सकते हैं आप, यहाँ पर 5/3 इंटीजर नहीं आएगा, 5/5 ये कट गया, तो ये 2 की पावर 1 मतलब 2 आ गए, यानी 5th रूट ऑफ 32 कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 क्या है, ये रूट से पूरी तरीके से बाहर निकल चुका है, मतलब यही हमारा परिमेय संख्या होगा। ये भी हमारा रूट से बाहर नहीं निकल पाया है, क्योंकि ये तो कटेगा नहीं, 5/4 पूरी तरीके से नहीं कट सकता, 5/6 भी पूर्ण रूप से नहीं कट सकता है, मतलब ये रूट के अंदर ही रहेगा हमारा, इसलिए ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, बाकी सारे के सारे अपरिमेय हैं। समझ में बात आ गई? तो ऐसा गांठ बांध लीजिए कि जो संख्या रूट के बाहर नहीं निकल पाएगा, या जिसके पावर में फ्रैक्शन रह जाएगा यानी भिन्न कोई रह जाएगा, तो वह परिमेय नहीं होगा, यानी अपरिमेय होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल यहाँ पर एकदम बेसिक सा सवाल है, आपके नॉलेज पर निर्भर करता है आप कितने जल्दी इसको सवाल को कर पाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 और 13 को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 और 13 को कहा जाता है। बड़े ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा गलती होने के चांस है इसमें, है ना, बहुत ज़्यादा गलती। आप लोग कहेंगे, पहली बात तो ये सम संख्या दिख नहीं रहा है। ठीक है, बीच बीच में सम संख्या है। अब आप कहेंगे कि अभाज्य संख्या है, आप विषम संख्या पे भी मार सकते हैं। क्यों?
क्योंकि विषम संख्या आपको बहुत ज़्यादा जगह दिख रहा है, तो ध्यान तो पहले आपको वहीं जाएगा, विषम संख्या में ही ध्यान जाएगा आपका, है ना। सवाल बड़ा मस्त है, घुमाने वाला है, आपका दिमाग चकरा सकता है इसमें, तो बड़ा सोच समझ के इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, पहली बात तो अगर एक आ गया आपके पास तो वो अभाज्य संख्या तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभाज्य संख्या, अगर हम प्रथम अभाज्य संख्या जहाँ से अभाज्य संख्या शुरू होता है उसकी बात करें तो वो 2 है ना। 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है, अभी हमने बताया है ना। तो 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, तो ये तो अभाज्य संख्याएँ हो नहीं सकती, है ना, क्योंकि शुरू में 1 आ गया। साथ में यहाँ पर 4 भी है ना। तो 4 क्या है, 4 एक भाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य संख्याएँ तो हो नहीं सकती, तो अभाज्य संख्या ये नहीं है ना। फिलहाल यहाँ पर अगर सम संख्याओं की बात करें तो सम संख्याएं सारी की सारी सम संख्याएं थोड़ी हैं, सिर्फ यहाँ पर ये है और ये है सम संख्या। विषम संख्या, यहाँ पर सम संख्याएं भी विषम संख्याएं हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सारी की सारी विषम संख्याएं है ना। तो ना तो सम संख्याएं हैं, ना अभाज्य संख्याएं, ना विषम संख्याएं, ये है दोस्तों प्राकृत संख्या। अब आप बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि प्राकृत संख्याएँ क्या होती हैं, यानी कि अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स, है ना। नेचुरल नंबर समझ लीजिए क्या है, छोटा सा चीज़ है। नेचुरल नंबर यानी गिनती वाले नंबर। गिनती हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं ना। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और इधर फिर जितना आगे तक हम लोग ले जा सकते हैं, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, नेचुरल नंबर दिख रहा है। अगर दोस्तों अगर हम यहाँ पर 1 और 4 को हटा देते, अगर हम 1 और 4 को हटा देते तो ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो जाती। देख लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 अभाज्य संख्याएं हो जाती है ना। तो सवाल एकदम तगड़ा सा था, बहुत लोगों की गलती होने का चांस इसमें था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। बताया ना बेसिक लेवल के सवाल करवाएंगे, लेकिन तगड़े सवाल करवाएंगे। गलती होने का चांस इन्हीं में रहता है, जिसको कॉन्सेप्ट बेसिक चीज़ें नहीं पता होती हैं वो ऐसे सवालों में गलती कर जाते हैं। ठीक है ना, देखिएगा अगला सवाल। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये भी एक अच्छा सवाल है, कह रहा है इनमें से कौन सा युग्म, कौन सा पेयर जो है वो सह अभाज्य है। सह अभाज्य को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं को प्राइम, है ना, को प्राइम। अब को प्राइम क्या होते हैं, प्राइम नंबर तो हमने समझ लिए यानी अभाज्य संख्याएं। को प्राइम क्या होते हैं दोस्तों, देखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें को प्राइम की, तो को प्राइम ऐसे 2 नंबर होते हैं जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होता है। मतलब उनका बात करें कि HCF जो है, यहाँ पर अगर हम को प्राइम नंबर की बात करें तो 2 नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका HCF 1 आता है। मतलब 1 के सिवा उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर 7 है और 12 है ना, 7 है और 12 है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 7 और 12 में कुछ भी कॉमन नहीं है। भाई 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं 1 × 7, है ना। और यहाँ पर 12 को हम लोग लिख सकते हैं, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, मतलब 1 × 12 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 × 6 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर आपका 3 × 4 लिख सकते हैं, यही चीज़ ना लिख सकते हैं। तो आप देख पाएंगे कि 7 और 12 में 1 के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं है। भाई यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बाकी क्या कुछ भी कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो ऐसी 2 संख्याएं जिनमें 1 के अलावा एक तो सब में जाहिर सी बात है 1 कॉमन रहेगा ही रहेगा, गुणनखंड 1 जो है वो कॉमन रहेगा। 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो को प्राइम कहलाते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। या फिर उनको हम लोग कह सकते हैं कि जिनका HCF 1 हो। भाई HCF का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है, तो HCF 1 आ गया। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि को प्राइम नंबर्स का HCF जो है वो 1 होता है। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, सवालों में बहुत ज़्यादा उपयोग आता है इस कॉन्सेप्ट का कि को प्राइम नंबर्स का जो HCF है वो 1 आता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर सवालों की। यहाँ पर 11 और 15 है। 11 को 1 गुणे यहाँ पर 11 लिख सकते हैं, और 15 को हम लिख सकते हैं 1 × 15 और 3 × 5। तो दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं। तो ये अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी का भी चेक कर लेते हैं हम लोग। 15 और 36,
15 और 36, है ना, 15 और 36। अब यहाँ पर ऐसा देखिए कि 15 और 36 जो है क्या किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं? तो 15 देखेंगे, 15 3 से भी कट रहा है और 36 भी 3 से कट रहा है, यानी 3 गुणे इसको हम लोग 5 लिख सकते हैं, है ना, 3 गुणे 5, और इसको अपन लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 12। यानी जो है इसमें कॉमन क्या है? 3 है, एक के अलावा कुछ और भी कॉमन है। मतलब ये दोनों ऐसी संख्या 3 है जिससे कट सकते हैं, तो ये सह अभाज्य नहीं है, है ना। इसी तरीके से 24 और 42, तो 24 और 42 में 2, है ना, 2 भी कह सकते हैं, 6 भी कह सकते हैं, क्योंकि 6 चौक 24 और 6 सत्ते 42, है ना। तो 2 है कॉमन, 6 है कॉमन, तो बहुत सारी संख्याएं कॉमन है इसमें, तो ये भी हमारा सह अभाज्य नहीं है। इसकी बात करें, आप इसमें देखेंगे तो आपको तो इसमें दिख नहीं रहा होगा, क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ पर इसको देखें, 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, क्यों? क्योंकि 11 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। तो एक के अलावा कुछ और भी कॉमन है कि नहीं है? 11 दोनों में है, मतलब कि यहाँ पर HCF एक नहीं हुआ, तो ये भी सह अभाज्य नहीं है। आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को प्राइम का कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे। ऐसे 2 नंबर जिनमें एक को छोड़कर कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ें। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों। कह रहा है इसमें एक काल्पनिक संख्या कौन है? काल्पनिक का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर, है ना, इमेजिनरी नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर, ठीक है, जो रियल ना हो, है ना, काल्पनिक संख्या जो रियल ना हो। तो अब इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इमेजिनरी नंबर की, तो इमेजिनरी नंबर दोस्तों अगर यहाँ पर रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या नेगेटिव में है तो यह एक इमेजिनरी नंबर कहलाता है। ठीक है, या फिर ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि जिसका रूट जो है वो नेगेटिव आ जाए। मतलब कि यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कि हम x मान रहे हैं इसको, है ना, यहाँ पर x मान रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? -1। और अगर इधर से रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, यानी x² = -a। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये चीज़ें रियल में पॉसिबल नहीं है भाई। किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये रियल में वास्तव में ये एग्जिस्ट नहीं करता है ये चीज़, है ना। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, चाहे निगेटिव ले लीजिए चाहे पॉजिटिव ले लीजिए, अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव ही आता है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे हम अगर बात करें कि हमारे पास -4 है, अगर इस -4 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस का 16 बन जाता है ना, प्लस का 16। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, है ना। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है तो वह हमारा क्या है? आपका काल्पनिक संख्या है ना, यानी इमेजिनरी नंबर है दोस्तों। ठीक है, इमेजिनरी नंबर को हम लोग कहते हैं, डिनोट करते हैं आयोटा से, है ना। आयोटा आप लोग पढ़े होंगे, आयोटा, आई से, इसको आयोटा कहते हैं। इस आयोटा का जो वैल्यू होता है साथियों, ये कितना होता है? -1 अंडर रूट में -1 नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इमेजिनरी नंबर आयोटा यानी -1, रूट का -1, है ना। रूट के -1 को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर आयोटा कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपका इसका वैल्यू कितना होगा, है ना। तो इसका वैल्यू, चूँकि ये अंडर रूट में हमारा निगेटिव नंबर है, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव नंबर ही हमको मिलेगा, है ना। तो यह एक हमारा इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। अब इसको लिखने का तरीका एक और हो सकता है, आयोटा के फॉर्म में। कैसे लिख सकते हैं भाई? इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × -1, है ना। तो 4 का रूट तो बाहर आ गया, यानी 2 हो जाएगा, है ना। और अंदर क्या बचेगा? अंडर रूट में -1 बचेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2, और इसको अपन लोग लिख सकते हैं कितना? i, यानी आयोटा
तो 2 आयोटा यानी √-4 का वैल्यू 2 आयोटा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आयोटा लग गया मतलब वो काल्पनिक संख्या है। सीधे सीधे ऐसे समझिए, जिस नंबर का स्क्वायर करने पर निगेटिव आ जाए, जिस नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव आए वह हमारा काल्पनिक संख्या होता है, यानी इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। तो पहला ही हमारा यहाँ पर इमेजिनरी नंबर है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे को देखें, 0 जो है 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, नेगेटिव नंबर तो नहीं ना आएगा। तो 0 जो है ये एग्जिस्ट करता है रियल लाइफ में, है ना, तो ये चीज़ नहीं होगा, काल्पनिक नहीं है, ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। ये भी वास्तविक संख्या है दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये इसका तो उपयोग हम लोग करते हैं, हर जगह करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं -6 का स्क्वायर तो पॉजिटिव नंबर देगा ये हमको, यानी प्लस का 36 देगा। इसी तरीके से √5 का अगर हम लोग करें तो √5 का स्क्वायर क्या देगा हमको, 5 देगा, पॉजिटिव नंबर देगा। तो सारे के सारे यहाँ पर पॉजिटिव दे रहे हैं, सिवाय यहाँ पर एक को छोड़कर। इसका स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव आएगा, मतलब ये काल्पनिक संख्या है। उम्मीद करते हैं कि आपको काल्पनिक यानी इमेजिनरी नंबर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग अगले सवाल पर यहाँ पर चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं अपने अलग टाइप के सवालों को करने के लिए, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, 3 क्रमिक संख्याओं का योगफल अगर 126 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा कह सकता है आपको। ऐसे ही सवालों में बहुत सारे टाइप बनते हैं दोस्तों। कभी कभी आपसे सवाल में पूछ लिया जाता है कि जैसे 7 क्रमिक सम संख्याओं का योगफल इतना है तो सबसे छोटा संख्या बताइए, है ना। तो इस लैंग्वेज के सवालों को कैसे किया जाता है समझिएगा। नंबर सिस्टम के अंदर ऐसा सवाल हमेशा आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, 3 क्रमिक, क्रमिक का मतलब क्या होता है, लगातार संख्याएँ। लगातार संख्या जैसे 4, 5, 6 हो गया, 8, 9, 10 हो गया, है ना, 15, 13, 15, 16, 17, 18, ऐसे क्रमिक यानी लगातार संख्याएं। तो लगातार संख्याओं, ये सम विषम नहीं बोला है आपको, है ना, तो सम विषम नहीं लेना है। लगातार 3 लगातार संख्याओं का टोटल जो है दोस्तों 126 कह रहा है, तो सबसे बड़ा संख्या क्या होगा। इसके 2 तरीके हैं, एक तो बेसिक से आप लोग कर सकते हैं, है ना। तो चलिए पहले बेसिक कर लेते हैं, फिर इसका ट्रिक बताएंगे, है ना। ट्रिक से आप सिर्फ 2 सेकंड के अंदर बता पाएंगे इसका उत्तर, ठीक है। देखिए अगर हम पहली संख्या को x मान लें तो अगला संख्या क्या होगा, इससे 1 अधिक होगा। भाई अगर हम 4 मानते हैं तो 4 का अगला नंबर क्या होगा, 4 + 1 होगा, मतलब 5 होगा, ठीक है। इसके बाद फिर अगला नंबर क्या होगा, x + 2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें फिर 1 जोड़ेंगे तो x + 2 हो जाएगा। ये 3 क्रमिक संख्याएं हैं हमारे पास। अब इन 3 क्रमिक संख्याओं का योग कह रहा है 126 है, यानी सभी को जोड़ने पर यहाँ पर कितना आ रहा है, 126 आ रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप देखिए यहाँ पर x + x + x यानी कितना हो गया टोटल 3x इक्वल टू, इधर है 126 और 1 + 2, इधर प्लस में है 3, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों, ये हुआ आपका 123, है ना, और बटे में आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से आप बता पाएंगे कि 3 चौक 12, 3 एक कम 3, यानी काटेंगे तो 141। तो सबसे छोटका वाला संख्या यानी x ही है ना। कौन सी 3 संख्याएं हमने माना था, x + 1 और x + 2, यही 3 क्रमिक संख्याएं होंगी। तो छोटा वाला संख्या क्या होगा, यहाँ पर 41 होगा। बीच वाला संख्या क्या होगा, यानी 41 के बाद x + 1 यानी 42 हो जाएगा, x + 2 यानी 43 हो जाएगा। 3 लगातार संख्याएं, इनको जोड़ेंगे तो 126 आपका आ जाएगा। आपको पूछा क्या था, सबसे बड़ी संख्या, यानी 43 होगा इसका आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये तो हुआ आपका बेसिक, आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो इस लैंग्वेज के सवालों को करने का तरीका क्या है साथियों, सीख लीजिए, बहुत काम आएगा ये, है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना। देखिए कैसे करते हैं हम लोग, बेसिक से नहीं किया जाएगा। आपको कितना संख्या बोला है, 3 ना, तो 3 यहाँ पर आप जगह बना लीजिए, 1, 2, जितनी संख्याएं बोले उतनी जगह बना लीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि सभी का टोटल कितना आ रहा है, 126 आ रहा है। इस 126 को जितने नंबर बोला है उससे डिवाइड कर दीजिए। जितना नंबर 3 नंबर बोला है तो यहाँ पर 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे,
3 चौक 12, 3 दूना 6। ये जो भी नंबर मिलेगा वो हमेशा बीच वाला नंबर होता है ना, जो एग्जैक्टली बीच में आएगा। तो 42 जो है एग्जैक्टली बीच कहाँ होगा इसका, तो बीच यहाँ पर होगा, ये हो गया, है ना। अब इसके जस्ट पहले, क्योंकि क्रमिक बोला है तो क्रमिक में लगातार संख्या है, तो 42 के जस्ट पहले क्या होगा, 41 होगा, और 42 के बाद क्या होगा, 43 होगा। तो अब आप इसमें से देख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 43, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से करना है। इस लैंग्वेज के सवालों को इस टाइप से करेंगे तो आपका टाइम बहुत कम लगेगा, 10 सेकंड के अंदर ये सवाल हो जाएंगे। 10 सेकंड भी नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, आप माइंड में भी आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करिए, जो संख्या आता है उसको बीच में रखिए, अगल बगल का देख लीजिए क्या है ना। तो उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। ऐसे और सवाल करेंगे, घबराइए नहीं, आपको पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए अब इस सवाल में ध्यान दीजिएगा, है ना, आप इसमें फंस भी सकते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है, 4 क्रमिक संख्याओं की समष्टि मतलब योग टोटल 46 है, तो प्रथम संख्या क्या होगी। 4 क्रमिक हैं तो यहाँ पर 4 लाइन हम लोग बना लिए, 1 2 3 4। ठीक है, ध्यान देते जाइएगा। इन सभी का टोटल कह रहा है 46 है। कितनी संख्याएं हैं आपके पास, 4 संख्याएं हैं, 4 से इसको डिवाइड करिए, कितना आया, कट तो जाएगा ना पूरी तरीके से, देख लीजिए कटता है कि नहीं। 4 एकम 4, ठीक है, फिर कितना बचा आपका, कुछ नहीं तो 6 उतर आया, 4 एकम 4 फिर हो जाएगा, बचेगा आपका 2 दोस्तों। ठीक है, 11 पॉइंट कितना हो गया, 11 पॉइंट है ना, बचा 2 तो 20 हो गया, 4 पंचे 20। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि ये तो आ गया कितना, ये तो आ गया हमारा पॉइंट में, तब पॉइंट में आपको बीच में नहीं लेना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ये जो 4 क्रमिक संख्याएं बोला है तो ये इंटीजर नंबर का सम बोला है ना, और इसमें पहला संख्या बोला है और सभी के सभी इंटीजर ही दिए हैं, पूर्णांक ही दिए हैं, तो आप पॉइंट में तो नहीं लिख सकते। अब ये बताइए कि हमने क्या बोला आपको, जो भी नंबर आएगा वो हमेशा बीच में रहे, एग्जैक्टली बीच में। अब 2 संख्याएं इधर 2 संख्याएं इधर, तब बीच में कहाँ होगा, बीच यहाँ पर ना होगा दोस्तों। वही बात है भाई, इसमें 4 संख्याएं हैं तो 4 संख्याओं के बीच कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा कहीं, और यहीं पर ये हमारा 11.5 होगा। अब आप 11.5 के जस्ट जो इंटीजर आता है, इंटीजर की मतलब कि जो पूर्णांक आता है, तो 11 साढ़े 11 के बाद क्या आएगा, साढ़े 11 के जस्ट बाद 12 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 12 ही ना आएगा, फिर 12 के बाद क्या आएगा आपका 13 आएगा, है ना। 12 के जस्ट पहले क्या आएगा, 11 आएगा, और 11 के जस्ट पहले क्या आएगा, 10 आएगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो 46 आ जाएगा, है ना, 46 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका सबसे छोटा संख्या प्रथम संख्या है ना, पहली संख्या पूछा है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जो भी डिवाइड करने पर आएगा उसको एग्जैक्टली बीच में रखिएगा, फिर उसके हिसाब से आप लोग अरेंज कर सकते हैं नंबरों को। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पर ये रहा साथियों, 2 सतत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, तो छोटी संख्या क्या होगी इसमें, है ना। एक तो इसमें तरीका बनता है कि आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय आपको लग जाएगा। ठीक है, कह रहा है सतत मतलब लगातार, सम मतलब इवन, और संख्या मतलब नंबर, है ना। लगातार इवन नंबर, 2 ऐसे नंबर जो लगातार हों और इवन हों, उनका मल्टीप्लाई यहाँ पर प्रोडक्ट दिया है कितना, 528। ठीक है, चलिए तो बेसिक से करेंगे हम लोग, है ना, बेसिक से करेंगे, जल्दी हो जाएगा। तो क्या है, हमारे x है, और अगर हम एक सम संख्या x मानते हैं तो दूसरा सम संख्या क्या हो जाएगा, अगला वाला, है ना, दूसरा सम संख्या x + 2 हो जाएगा साथियों, है ना, x + 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक हुआ हमारा x और दूसरा हुआ x + 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि जैसे अगर हम एक सम संख्या 4 मानते हैं ना, तो 4 के बाद अगला सम संख्या क्या होगा, 6 ना होगा, 5 थोड़ी ना होगा, मतलब इसमें 2 जोड़ने पर मिलेगा, तो समझ लीजिए इसको, है ना। तो ये इतना हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर इन दोनों का कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, वो किसके बराबर है, वो 528 के बराबर है। यहाँ पर बनेगा साथियों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पीछे मत भागिए, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या करिए, आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए, ऑप्शन बेहतर है।
अगर हम 18 लेते हैं तो 18 के बाद क्या होगा, अगला नंबर, अगला सम संख्या 20 होगा। तो क्या 18 और 20 को गुणा करने पर यहाँ पर 528 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि 18 दूनी 36, ये 360 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें हम तो 20 का गुणा इसके अगले वाले नंबर से करेंगे, मतलब कि सम संख्या से, तो 22 होगा। 22 दूना 44, यानी कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। 528 हमको नहीं मिलेगा। 22 का गुणा अगर हम इसके अगले नंबर यानी 24 से करें, है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको देख लेते हैं, और यहाँ पर कितना होगा, 24 के आगे अगला नंबर सम संख्या। तो आप यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस वाला फंडा यहाँ पर अपना सकते हैं। कैसे? आपको दोनों को मल्टीप्लाई के यूनिट डिजिट में चाहिए 8, तो इकाई अंक कहाँ पे 8 आएगा? 2 और 4 का गुणा करेंगे तभी ना 8 आएगा, तभी तो 8 आएगा, मतलब यही आपका सही हो जाएगा। आपको पूरा गुणा करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 4 और 6 का गुणा करेंगे तो इकाई अंक में 4 आ जाएगा, है ना, 6 चौक 24, 4 आ जाएगा। यहाँ पर 2 चौक 8, 8 आ जाएगा। तो आपको डिमांड क्या है, 528 चाहिए, यानी इकाई अंक में 8 चाहिए। यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, यहाँ पे इकाई अंक 8 आ रहा है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। चाहे तो आप इसको करके भी देख सकते हैं, जैसे 22 चौक 88 का 8, हासिल 8, और 22 दूना 44, 44 8 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग छोटे छोटे ट्रिक्स उपयोग करके आप अपने जो समय प्रश्न को करने में लगता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, है ना। और ये सारी चीज़ें किससे होंगी, प्रैक्टिस से होंगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, उतना ज़्यादा आप उसमें महारत हासिल करते जाएंगे, आपको चीज़ें फिर आसान लगने लग जाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, और ऑल का बटन यहाँ पर चीपना मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें, वैसे तो डेली अपलोड होती हैं वीडियो, आप अपनी मैथ्स तगड़ी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।